सही पढ़ा आपने। हमारा नेता कैसा हो। हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने के लिए जो घोषणा की गई है, तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पंचायतों में जो चुनाव किस तरह से होते हैं, उसका क्या संवैधानिक स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित पूरी जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अलग अभी फ़िलहाल में जो संवैधानिक इसका एक मुद्दा जो बना हुआ है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया चुनाव आयोग को इससे संबंधित। अभी उसकी हम चर्चा करने वाले नहीं है क्योंकि इसका कोई डिक्लेरेशन अभी नहीं आया है क्या होना है, लेकिन हम तब तक जान लेते हैं पंचायत चुनाव से संवैधानिक जो प्रोसेस है पूरा और इसका क्या इतिहास रहा, उससे संबंधित हम जानकारी साझा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जब पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे हमारे नेहरू जी, उस समय ग्रामीण विकास के लिए एक समिति बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ये कम से कम इसी प्रोसेस के थ्रू जो विकास जो योजना बनाई गई थी डेवलपमेंट से संबंधित, वो 5 से 7 साल तक चली थी। ये 1952 से लेकर 1957 तक इसी कार्यक्रम के आधार पर विकास किया गया था। लेकिन इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई और पूरे भारत में एक सर्वे कराया गया, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी तो पूरा सर्वे कराया गया कि किस तरह से हम जो है इसमें सरकार चला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो ग्रामीण क्षेत्र की थी, क्योंकि विकास वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि सरकार दो जगह से चलती है, केंद्र से चलती है, दूसरी राज्य से चलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पूरा एक उसका एक सर्वे कराया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने इसमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो सर्वे करने में समय लगा और 2 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि ये रिपोर्ट मार्च 1959 को सौंप दी थी, लेकिन जो लागू की गई थी, जो कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी कि किस तरह से पंचायत चुनाव होना चाहिए। 3 कैटेगरी में कराए गए थे, ग्राम पंचायत, इसके बाद ब्लॉक लेवल का ब्लॉक पंचायत और तीसरा जो कराया था जिला पंचायत। 3 स्तरीय पर चुनाव कराने की इसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी। इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर लगभग कंटिन्यू 20 साल तक जो है सरकारें चुनी गई पंचायतों में। और एक हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया 1977 में। एक बहुत बड़ा बदलाव, ये 20 साल तक कम से कम इसी तरह चलती रही, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये बदलाव की अगर बात की जाए 1977 में, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनकर आई, जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई जिसके प्रधानमंत्री बने। लेकिन अपने जो इस पार्टी के जो नेताओं के आंतरिक कलह के कारण ये सरकार काफ़ी समय तक नहीं चल पाई और 3 साल के अंदर ही जो है सरकार गिर गई थी। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो पिछले 20 साल से जो प्रोसेस चल रही थी पंचायतों का चुनाव जो पंचायतों की जो सरकार थी, उसमें कुछ बदलाव के लिए एक नई कमेटी एक समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति। और उन्होंने बताया कि जो व्यवस्था पिछले 20 साल से चल रही, तो उसमें सुधार की काफ़ी संभावना है, क्योंकि 20 साल में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो उस पर हमें एक सर्वे कराया जाएगा पूरा, और उसके बाद हम उस पर निश्चित करेंगे किस तरह से आगे की योजनाएं लागू की जाए। तो अशोक मेहता समिति ने भी रिकमेंडेशंस जो दिया, उन्होंने 2 रिकमेंडेशन दिया कि जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें 2 इम्पोर्टेंट थे कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत 2 ही रहना चाहिए, बीच की जो होती है विकासखंड उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ज़्यादा समय तक ये प्रॉपर लागू भी नहीं हो पाई थी अशोक मेहता समिति। जैसे सरकार गिरी जनता पार्टी की, इसके बाद इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनकर आए, तो इस पर फिर दोबारा से इस पर विचार किया गया और इसमें काफ़ी विचार विमर्श करके जो पुरानी बलवंत राय मेहता समिति थी, उसी को उचित मानते हुए त्रिस्तरीय चुनाव कराए गए, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत लेवल पर और तीसरा जिला पंचायत लेवल पे। और उसी अगर इसमें कानूनी संवैधानिक की बात की जाए, तो जब पहले इसमें हमारा जो संविधान है उसमें भाग 9 जोड़ा गया और इसको जो है इसको 1993 में राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया गया था। पहली पंचायत की अगर बात की जाए तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। इसके आगे की अगर ये तो एक संविधान बात कर लेते हैं। आज का जो मुख्य बिंदु है कि हम किस तरह के उम्मीदवार को जो है, हमारी जो आने वाली जो हम 5 साल के लिए जो उम्मीदवार हम चुनने वाले हैं, वो किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हमें उम्मीदवार में एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर विधायक का चुनाव और सांसद का चुनाव होता है, तो एक जनता को एक मेजोरिटी बन जाती है कि हम इस पार्टी इस कैंडिडेट को हम जो है उम्मीदवार इस कैंडिडेट को जिताने वाले हैं, तो एक मेजोरिटी बन जाती है। तो आधा मतलब उसको क्लियरिटी हो जाती है कि नहीं वोट देना है। लेकिन
सरपंच जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है उसमें थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जान पहचान वाले ही होते हैं, तो उनमें जो सिलेक्शन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है इस बार, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से सरकारें चुनी गई उनको ध्यान में रखते हुए हमें अभी क्या परिवर्तन लाना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी समय परिवर्तन बहुत तेज़ हो रहा है, जैसा कि हम समझ सकते हैं। जो एक तरह से जो परिवर्तन होता है उसको देखते हुए हमें समझना चाहिए कि अब किस तरह के कैंडिडेट को जो है हमारी सरकार उनके हाथों में सौंप सकते हैं। तो कुछ बातें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई उम्मीदवार है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वो आपराधिक किस्म का नहीं हो, शराब का सेवन करके आपके एरिया में झगड़ा करने वाला हो, ऐसा जो पावर जमाता हो अपनी, ऐसे उम्मीदवार को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव जमा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के मेंटल टफनेस थोड़ी डाउन होती है अपराध करके, और जो प्रभाव जमाता है ऐसे लोगों को बिल्कुल पूरे तरीके से नकार देना है। और जो भी कोई अगर मान लीजिए दूसरी अगर कैटेगरी की बात की जाए, कोई भी उम्मीदवार आकर बोलता है कि अगर सामने किसी दूसरे उम्मीदवार की बुराई करता है कि वो ऐसा है, इसके बारे में कोई भी अगर बुराई करता है, या पुराने कोई सरपंच के बारे में बुराई करता है और तो हमें ऐसे कैंडिडेट से भी बचना चाहिए। ठीक है, लीगल है तो वो बात अलग, लेकिन अगर सिर्फ हर उम्मीदवार की अगर वो बुराई कर रहा है तो समझना चाहिए कि इनका मकसद विकास करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मैं चुनाव में 10 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ, ऐसा अगर कोई भी बात करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें चुनने से बचना चाहिए। क्योंकि जो पैसा खर्च, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक लिमिटेशंस लगाई होती है कि आप चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकते हैं, उससे आगे कि आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस बार अभी उम्मीदवार आते हैं तो हमें इस बार सवाल काउंटर करना चाहिए उनको पर, क्योंकि हमें सवालों को नहीं टालना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार आता है तो उनने सवाल काउंटर कीजिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या रोड मैप तैयार करके लाए आने वाले, अगर हम आपको सरकार की सत्ता सौंपते हैं तो हम हमें बताइए कि 5 साल में क्या क्या परिवर्तन लाने, आपने क्या क्या समस्याएं एरिया में आपने फाउंड आउट किए वो हमें बताएं, ताकि हम आपको वोट दे सकें। उन्होंने क्या होमवर्क करके लाए पूरे 5 साल का वो जानना बहुत पूरा क्या होमवर्क करके लाए पूरे 5 साल का वो जानना बहुत ज़रूरी होगा इस बार। इससे ऐसा हमें सवाल जब काउंटर करेंगे तो हमें एक परसेप्शन मालूम चलेगा कि ये विकास के काम करने के लिए वाकई में इंटरेस्टेड है, या फिर पिछले 5 सालों में कितना काम है इसके बारे में इसके बारे में कितना इंटरेस्ट है इसको, ये पिछले 5 साल से ही राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है या 5 दिन से इंटरेस्ट ले रहा है। ये चीज़ एक समझ में आई हमने। इस तरह के अगर सवाल काउंटर करेंगे तो पता चलेगा कि जो उम्मीदवार है सामने वाला पिछले 5 साल से राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है या पिछले 5 दिन से इंटरेस्ट ले रहा है। ये चीज़ें हमको एक बार समझ में आएगी। क्योंकि जैसे कि हमारे क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनको भी कुछ राशि दी जाती है आपके क्षेत्र में खर्च करने के लिए। तो क्या उसे मालूम है कि हमारे क्षेत्र में कितनी राशि आई, कितनी खर्च की गई है, क्या आपने क्या होमवर्क इसके ऊपर किया हुआ है? तो ये इस तरह के सवाल काउंटर करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं, इनके लिए सरकार अलग से कुछ योजनाएं चलाती है। क्या उनके बारे में इनको कितना नॉलेज है, कितना खर्च किया गया, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, उससे हमें मालूम चलेगा कि वाकई में इंटरेस्टेड है, ताकि हम एक बार सही कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सकें। आइए कुछ बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो हमें पूरे क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को भी, हमारे क्षेत्र में ऐसा क्यों पिछले 10-15 सालों में एजुकेशन में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसे हम जिता सकते हैं। क्योंकि एजुकेटेड होगा तो हमें उम्मीद रख सकते हैं कि काफ़ी संभावना है कि वो अच्छे काम कराने पर ध्यान देगा। अगर एजुकेटेड है तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोई भी अगर जो अच्छे उम्मीदवार है तो उससे हमें पूछना चाहिए कि आप हमें पूरा बताइए कि 5 साल में जो क्षेत्र में आप जो परिवर्तन लाने वाले हैं उसमें आपने क्या क्या तैयारी की गई, किस तरह से तैयारी की गई है। मान लीजिए इसमें जो भी उनका पूरा होमवर्क है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आप जो 2 से 4 महीने में आप कंप्लीट करने वाले हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको 6 महीने के अंदर उसको ख़त्म करना है, कौन सी ऐसी योजनाएं है जिनको आप पूरा 100% 1 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। एक पूरा उनके पास एक रिपोर्ट कार्ड जैसा होना चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। अगर आप एक बार सवाल करना शुरू कर देंगे तो एक परसेप्शन बन जाता है लोगों के अंदर, तो वो एक बार नहीं 3 बार सोचता है आपसे वोट मांगने से पहले कि हम इससे बात करेंगे तो इसके पहले हमें क्या क्या होमवर्क करके जाना होगा।
ये आप और हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही हम परिवर्तन जो है दूसरों से नहीं आता है कभी। परिवर्तन हमें खुद हमारे खुद के अंदर चेंजेस लाने होते हैं, तभी जाके परिवर्तन होता है। क्योंकि इंसान की मेंटलिटी, हर कोई इंसान चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए, पर ये कोई नहीं चाहता कि खुद के अंदर हो। वो हर व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन हमेशा वो दूसरों में परिवर्तन देखना चाहता है। तो ये कदम हमें खुद से उठाना होगा। और आप एक बार शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबसे पहला कठिन होता है शुरुआत करना। जैसे कहावत सुनी होगी कि जब शुरुआत कर देते थे समझो कि आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो वो शुरुआत करने से हमें कभी भी नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास गोल्डन टाइम है। अगर ये टाइम अगर निकल जाता है तो हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए। अगर अगली बात की जाए तो हमें ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो बजट आया उसमें कितना, हर साल जो बजट आता है कितना बजट पंचायतों के लिए आया हुआ, हमने कितना खर्च किया गया। तो इससे अगर उसको नॉलेज होने का मतलब ये है कि उनको इंटरेस्ट होगा तो आदमी तभी बता पाएगा। आज जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप इंटरेस्ट होता है तभी करते हैं, नहीं तो बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता है। वहाँ लालच होता है वो बात अलग है। अब उससे यही पता चलेगा कि वाकई में काम कराने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर लालच है। क्यों, इंटरेस्ट और लालच दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अगर आदमी को इंटरेस्ट होगा तो उसमें वो अपना मुनाफा इतना नहीं देखेगा। अगर उसको लालच होगा तो वो 10 लाख या 20 लाख भी खर्च करने की बात करेगा। तो हमें ऐसे कैंडिडेट को फाइंड आउट कर। अभी पिछले जो पंचायत चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसकी अगर बात की जाए तो एक सरपंच काफ़ी चर्चित है। एक सरपंच है भोपाल के बरखेड़ी पंचायत से सरपंच है, उनका भक्ति शर्मा नाम है। आप कभी भी यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। ये अमेरिका में पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने गई थी और 2012 या 13 में रिटर्न आने के बाद और 2015 के जो चुनाव हुए थे उनमें सरपंच चुनकर आई थी। और उन्होंने जो परिवर्तन किया, एक आदर्श ग्राम उनको बोल सकते हैं, काफ़ी चर्चित है। आप उनको यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट को हमें सिलेक्शन करना है। यह होता है, मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्षेत्र में जो एजुकेशन का जो इंटरेस्ट कम हुआ है, उस गैप को कम करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए गए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं भी जगह पर जाति और जो धर्म का भेदभाव देखा जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, एक ये जनरल में आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरह के हमें सवाल काउंटर करेंगे, ज़रूर करना चाहिए। तो उससे मालूम चलेगा कि किस तरह का रोड मैप तैयार करके उम्मीदवार आया है। बाकी चीज़ें जो हैं हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर देखिए ये तो किसी एक व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। अगर हर व्यक्ति इस तरह के विचार करेंगे तो ऐसे हज़ारों सवाल हम जो है और समाधान, ऐसे हज़ारों सवाल हम कर सकते हैं। और कई अच्छे संविधान चीज़ें अगर हम सवाल काउंटर करेंगे तो हज़ारों सवाल पैदा होंगे और उससे एक नए संविधान की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।